नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर। दोस्तों, अगर आपका बीएड सेकेंड सेमेस्टर है तो आपको पैडागोजी फर्स्ट और पैडागोजी सेकेंड, आपको ये दोनों जो पैडागोजी के सब्जेक्ट हैं इसमें से एक एक सब्जेक्ट आपको लेना है। तो आज जो हम लोग देखेंगे ये पेपर पैडागोजी सेकेंड के अंतर्गत हिंदी भाषा देखेंगे। ठीक है, कोई बच्चे हिंदी भाषा लिए होंगे, कोई इंग्लिश लिए होंगे, कोई संस्कृत, कोई उर्दू लिए होंगे। तो जो पैडागोजी सेकेंड है इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, तो हिंदी भाषा को देखेंगे। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं पहला वीडियो। दोस्तों, ये हिंदी से संबंधित ये मेरा पहला वीडियो है, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूँ ये चीज़ कि आपका 2 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है। उससे पहले हम ये जो हिंदी भाषा है या जो भी सब्जेक्ट हम लोग अपना क्लियर कर रहे हैं वो सब 2 तारीख से पहले हम क्लियर कर लेंगे। और इसके साथ साथ ही आपको हम मॉडल पेपर भी जरूर कराएंगे एग्जाम सत्र में, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए कि हिंदी भाषा अभी हम लोग क्लास ले रहे हैं, इसके बाद जितने भी टॉपिक हैं हिंदी भाषा से संबंधित उस सभी टॉपिक को एक ही वीडियो के नीचे, यानी एक वीडियो में आप सारे हिंदी भाषा के जितने टॉपिक हैं वो आप कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड से संबंधित सारे सूचना के साथ साथ जो आपका पेपर होता है वो पेपर की टॉपिक वाइज तैयारी कराई जाती है और एग्जाम टाइम में आपको महत्वपूर्ण सीरीज दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज का मेरा ये जो टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास अगर जानना है हमें तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हमें जानना होगा। तो जहाँ भी आपको ये हिंदी साहित्य का इतिहास आता है तो वहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या रोल है, तो यहाँ देखेंगे हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। आचार्य शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था, जिसे बाद में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1929 में अपना क्या कर दिया, प्रकाशित किया गया। तो यहाँ पर 2 चीज़ आपको देखने लायक है कि जो भी हिंदी साहित्य लिखा गया है आज तक उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो हिंदी साहित्य है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना गया है, जिसको प्रमाणित किया गया है, प्रामाणिकता दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। इनके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे इन्होंने जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा, इसको किसको, हिंदी साहित्य इतिहास को क्या लिखा, शब्द सागर की भूमिका में लिखा। ये कब लिखा, तो स्वतंत्र पुस्तक के रूप में। ठीक है, स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गहन शोध और चिंतन के बाद हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास पर विहंगमय दृष्टि डाली। आप लोग थोड़ा सा इसको कहानी के टाइप सुनते रहिए और इसको हम ये चाहेंगे कि जो ये वीडियो है इस वीडियो को आप 1 से 2 बार अगर देख लेते हैं तो आपको फिर से ये जो इतिहास है इस इतिहास के बारे में आपको फिर से दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ऐसी क्रमिक पद्धति का अनुसरण करते हैं जो अपने मार्ग स्वयं प्रशस्त करती चलती है। विवेचना में तर्क का क्रमबद्ध विकास ऐसे है कि तर्क का एक एक चरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे में से निकलता दिखता है। लेखक को अपने तर्क पर इतना गहन विश्वास है कि अवशेष की उसे अपेक्षा नहीं रह जाती है। कहने का मतलब है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसको जीरो लेवल से लेकर के आज तक ऐसे प्रकार किए हैं, ऐसे इस पर अध्ययन किए हैं, एक एक बिंदु पर अध्ययन करके धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, जिसमें कोई भी सुधार की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए इस पर पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सकता है। अब देखिए, इसके बारे में और हम लोग देखेंगे तो आदिकाल से लेकर जो आदिकाल थे, आदि मानव जो युग थे, उस समय हिंदी का डेवलप क्या हुआ, उस समय हिंदी का इतिहास क्या रहा, और आधुनिक काल जो ये काल चल रहा है इस समय हिंदी का इतिहास क्या रहा, ये सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास इसी पर तथ्याश्रित और तर्क संपन्न रूप से चलता है। ठीक है, अपनी आरंभिक
उत्पत्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि साहित्य जनता की चिंता वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। इन्हीं चिंता प्रतिबिंबों को परंपरा को परखते हुए हिंदी साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास और आलोचना कर्म निहित है। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं इसमें और क्या क्या पॉइंट है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है। जनवरी 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। हिंदी का यह पहला ग्रंथ है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आप लोग जो बीएड कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो टीचर बनने के लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? टीचर बनने के लिए। तो आपको सी-टेट क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद सुपर टेट क्वालिफाई करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हिंदी पढ़ने से या इस तरीके से गहन अध्ययन करने से आपको यहाँ पर सी-टेट के 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। वो कौन कौन से 2 क्वेश्चन है, आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जनवरी 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। ठीक है, अब आ जाएगा कि हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल ने किस वर्ष में लिखा, तो आपको ये याद होना चाहिए कि जनवरी 1929 में लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किसने लिखा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। उसके बाद हिंदी का यह पहला ग्रंथ है। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन है, तो हिंदी का पहला ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में लिखा। दोस्तों ये जो 2 लाइन है ना, अगर ये आप अगर लिख लेते हैं तो हो सकता है कि सी-टेट सुपर टेट हो सकता है कि ये आपको 1 नंबर दिला करके आपको सी-टेट भी क्वालिफाई करा सकता है और सुपर टेट भी क्वालिफाई करा सकता है, आपको टीचर बना सकता है। तो दोस्तों ये होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और घना लाइन बाय लाइन पढ़ने का यही आपको बेनिफिट होता है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हम लोग आदिकाल के नाम से जानते हैं। आदिकाल को किस और नाम से जानते हैं, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आदिकाल को और किस नाम से जानते हैं, तो वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो आदि अभी बता रहे हैं इसके बारे में। सेकेंड पॉइंट है पूर्व मध्यकाल भक्ति। पूर्व मध्यकाल को क्या जानते हैं, तो भक्ति काल के नाम से जानते हैं। उत्तर मध्यकाल को क्या किस नाम से जानते हैं, तो रीतिकाल के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये जो चौथा है आधुनिक काल, इसको गद्य काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके जो 4 काल है विभाजित किया गया है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग इसका सन भी देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा। ये आदिकाल का संवत जो है 1050 से 1375 है। उसके बाद से सेकंड देख लीजिए मध्यकाल जो भक्ति काल है उसका यहाँ 1375 देख रहे हैं ना, तो 1375 से 1700 ईस्वी तक रहा है पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल। और उत्तर काल को अगर देखें तो 1700, यहाँ 1700 है, तो 1700 से 1900 ईस्वी के बीच आपका रीतिकाल रहा है, और 1900 से लेकर के अब तक। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको देख लीजिए 1050 से 1375, उसके बाद से अपना ये याद रखिएगा 1900 से लेकर के आज तक जो भी चल रहा है वो आधुनिक काल यानी गद्य काल चल रहा है। तो यहाँ पर यहीं पर हम थोड़ा सा आप लोगों को प्रकाश डालना चाहेंगे, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो आदिकाल था उसमें जो भी काव्य कविता या जो कुछ भी लिखा गया, जो भी हमारे कवि थे कवित्री थे, ये सभी लोग वीर गाथा काल, यानी वीर से क्या होता है, वीर गाथा काल, अल्लाउदल या जितने भी वीर गाथा से संबंधित इस आदिकाल में ये सब हुए हैं। पूर्व मध्यकाल में भक्ति काल या हुआ है, तो भक्ति में राम भक्ति कृष्ण भक्ति से संबंधित जो कवि हैं वो अपना कविता को दर्शाए हैं। उत्तर मध्यकालीन में रीतिकाल से संबंधित लिया गया है, और आधुनिक काल में तो इस समय जो चल रहा है वो चल ही रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, पहला देखिए आप लोग आदिकाल। आदिकाल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अभी हम लोग देखें वीर गाथा काल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। अब आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। दोस्तों देखिए वीडियो लंबा हो जा रहा है, जिसके कारण हम बहुत
प्रयास करने के बाद कि आप लोगों को हर एक पॉइंट से अवगत करा दें और आप कुछ ना कुछ लिख लें। मान लीजिए कि आदिकाल तो हम बता दिए कि वीरगाथा काल, उसमें वीर जितने भी वीरगाथा काल से संबंधित हैं पुस्तकें लिखी गई हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप अगर ये पॉइंट अगर नहीं पढ़ते हैं, आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? अगर आपसे अभी पूछा जाए कि आदिकाल की प्रमुख 2 विशेषताएं बताइए, तो अगर नहीं पढ़े हैं तो नहीं बता पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं इतना मेहनत करता हूं। तो देखिए, ये पहला जो है वीर रस की प्रधानता, इसकी विषय आदिकाल में हम अभी आप लोगों को बताया कि वीर गाथा काल का अपना ये कहते हैं। तो वीर गाथा काल है तो वीर रस की प्रधानता तो रहेगा ही रहेगा, इसकी ये विशेषता है। आदिकाल की विशेषता पहला क्या हो गया? वीर रस की प्रधानता। दूसरा, युद्ध का सजीव चित्रण, यानी मार काट झगड़ा झंझट जो भी है ये सब कुछ आदिकाल में ही हुआ है। जितने भी कविता लिखे गए हैं, कौन कवि लिखा है, ये सब मार झगड़ा झंझट इसी से संबंधित है। तो वीर रस की प्रधानता है। उसके बाद युद्ध का सजीव चित्रण है। तीसरा आपका ऐतिहासिक घटना का चित्रण है। चौथा, श्रृंगार एवं अन्य रसों का समावेश, यानी वीर रस तो है लेकिन इसमें श्रृंगार एवं अन्य रसों का भी समावेश किया गया है। 5वां नंबर पर प्राकृतिक अपभ्रंश, डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग, उसका आश्रयदाताओं की प्रशंसा एवं उसका यश गान। अब नेक्स्ट देखेंगे आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये इसके जो प्रमुख आदिकाल के जो प्रमुख कवि थे ये बहुत महत्वपूर्ण, और आपसे सी टेट का ही या सुपर टेट का ये क्वेश्चन है सब, ठीक है। क्योंकि इसमें दे देता है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो चंद्रबरदाई, ठीक है। नरपति नाल भीषण देव रासो, जगनिक क्या है, परमाल रासो, अल्लाखंड, सारंगधर हमीर रासो, दलपति विजय खुमान रासो। दोस्तों इसमें से सी टेट में एक क्वेश्चन जरूर आता है। दोस्तों हमने तो बहुत देखा है सी टेट के क्वेश्चन में कि हर साल ये चंद्रबरदाई और ये दलपति विजय खुमान रासो, ये पांचों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे हम लोग भक्ति काल, ठीक है। भक्ति काल को अब हम लोग देखेंगे कि भक्ति काल, दूसरा भक्ति काल। तो भक्ति काल में अभी हम लोग देखें कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। भक्ति काल 2 भागों में बांटा जा सकता है, सगुण धारा, निर्गुण धारा, ठीक है। तो सगुण धारा में अगर देखा जाए तो ये जो सगुण धारा और भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन? सगुण धारा, निर्गुण धारा। सगुण धारा किसे कहते हैं? तो भक्ति काल की इस काव्य धारा के कवियों ने ईश्वर के साकार रूप की लीलाओं का वर्णन किया है। ईश्वर के साकार, जैसे कृष्ण भगवान जो लीला किए थे उनका सीधा वर्णन हुआ है सगुण धारा में, ठीक है। सगुण धारा में क्या हुआ? तो भक्ति काल की इस काव्य धारा के कवियों ने ईश्वर के साकार रूप की लीलाओं का वर्णन किया है। इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए सगुण धारा को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या क्या हो गया? पहला तो रामलीला हो गया, दूसरा कृष्ण लीला हो गया। मान लीजिए आपको हम जानने के लिए बता रहे हैं। सगुण धारा को 2 भागों में बांटा गया, पहला राम भक्ति शाखा, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा में राम से ही अपना जो भी होगा, तो इस शाखा में राम के जीवन चरित्र का आधार बनाया गया तथा इनके माध्यम से समाज को आदर्श मूल्यों, स्वास्थ्य गुणों, सामाजिक पारिवारिक मूल्य शिक्षा देने का प्रयत्न किया गया। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं, उनकी रचनाएं निम्नलिखित है। दोस्तों यहाँ पर एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो राम थे और कृष्ण थे, तो यहाँ पर हमें कृष्ण के आदर्श को देखना चाहिए, ठीक है। राम जी जो किए हैं वो चीज हमें करना चाहिए, और कृष्ण भगवान जो उपदेश दिए हैं उसको हमें करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि राम भक्ति देखा जाए तो मूल्यों का शिक्षा प्रयत्न किया गया। इस शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं निम्नलिखित है। जो राम भक्ति शाखा थे इसमें जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का लिखा, अग्रदास अष्टायाम लिखे, नाभादास भक्तमाल, केशवदास रामचंद्रिका। ये सभी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप लोग ध्यान से अगर पढ़ लेते हैं तो ये आपको आजीवन काम करेगा। भक्ति शाखा में देखा जाए तो कौन कौन से प्रमुख कवि थे? तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास, अग्रदास अष्टयाम, नाभादास भक्तमाल, केशवदास रामचंद्रिका,
ठीक है। अब देखिए कृष्ण भक्ति शाखा जो था उनके कौन कौन से मुख्य रचयिता थे। तो कृष्ण भगवान के बारे में देखा जाए तो कौन कौन लिखे हैं, सूरदास लिखे हैं, मीराबाई और रसखान। मीराबाई तो आप लोग देखे ही हैं, बहुत सारे कविताएं आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण के चरित्र को आधार बनाकर काव्य रचना की गई है। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं, उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो सूरदास सूरसागर लिखे हैं, मीराबाई मीराबाई की पदावली लिखी है, रसखान प्रेम वाटिका। इस शाखा में अष्टछाप के कवि थे। ठीक है। अब देखिए, अब निर्गुण धारा को हम लोग देखा, अब तो सगुण धारा देख रहे थे, अब निर्गुण धारा में, सगुण धारा में आप लोग क्या क्या देखे हैं? सगुण धारा देखिए, अब निर्गुण धारा को देखते हैं। निर्गुण धारा में भी जिन कवियों ने ईश्वर को निरंकार रूप में अपने काव्य में स्थान दिया उन्हें निर्गुण धारा के कवि के रूप में जाना जाता है। उसमें सगुण में कृष्ण और राम के जिससे संबंधित जो कवि थे उनको स्थान दिया गया, वो प्रत्यक्ष कृष्ण और राम के लीला का वर्णन किए थे। लेकिन निर्गुण धारा में अगर देखा जाए, जो ये निर्गुण धारा है, तो इसमें ईश्वर को निरंकार बताया गया कि ईश्वर निरंकार है। ठीक है। तो निरंकार जो बताने वाले कवि थे वो दो भागों में, वो भी अपना इसको दो भागों में बांटा है। निर्गुण धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला ज्ञान मार्गी या दूसरा प्रेम मार्गी। ठीक है। ज्ञान को ही ईश्वर तक जाने का मार्ग मानकर जिन्होंने काव्य साधना की वे ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। इस शाखा के प्रमुख कवि और उसकी रचनाएं निम्नलिखित है। जैसे मान लो कि भगवान तक हमें पहुंचना है, या मान लो हमें भगवान तक पहुंचना है, तो भगवान तक पहुंचने के लिए जो निर्गुण धारा है, निर्गुण धारा के अंतर्गत एक ज्ञान के माध्यम से भगवान तक पहुंच रहे हैं और प्रेम के द्वारा हम भगवान के पास पहुंच रहे हैं। तो ज्ञान के माध्यम से जो भगवान तक पहुंचने का अपना साधन जो बताया गया है, उसके कवि अगर देखा जाए, ज्ञान मार्गी शाखा के अगर कवि देखा जाए, तो ये ज्ञान, ये बोलते थे कि ना प्यार वार छोड़िए, प्यार से हम भगवान को नहीं पा सकते, हमें ज्ञान से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके कवि कौन कौन है? तो कबीर दास जी हैं, वो बीजक लिखे हैं, रैदास हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब लिखे हैं, और गुरु नानक। ठीक है। ये सब क्या है? तो ये ज्ञान मार्गीय शाखा के प्रवर्तक हैं, कवि हैं। अब देखिए प्रेम मार्गी शाखा के जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये प्रेम मार्गी शाखा जिन्होंने प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग खोलना चाहा, वे कवि प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत परिगणित होते हैं। इस शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, शेख रहीम, नासिर, ये सब क्या है? प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक है। अब देखेंगे भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग आधुनिक काल की देखें, उसी तरीके से यहाँ देखेंगे भक्ति काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं कि भक्ति काल में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला है साकार एवं निरंकार ब्रह्म की उपासना। जैसे मान लीजिए कि आ जाता है भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, तो उसमें भक्ति काल में क्या है कि साकार एवं निरंकार ब्रह्म की उपासना। रहस्यवादी कविता का प्रारंभ, रहस्यवादी कविता का प्रारंभ किस युग में हुआ? तो भक्ति काल युग में शुरू हुआ, ये इसकी विशेषता है। तीसरा जो विशेषता है वो आध्यात्मिक और सदाचार प्रेरणा ये है। और चौथा आपकी जो विशेषता है लोक कल्याण के पद पर काव्य की चरमोत्कर्ष। पांचवा पॉइंट आपका हो जाता है विशेषता भक्ति काल की है कि समस्त काव्य शैलियों का प्रयोग। छठा जो है प्राकृतिक सापेक्ष वर्णन। अब हम लोग देखेंगे रीतिकाल। तो रीतिकाल के बारे में अब हम लोग देखेंगे रीतिकाल क्या था। तीसरा नंबर पर हम लोग रीतिकाल, तो हिंदी साहित्य में रीतिकाल का तीसरा क्रम है, इसे उत्तर मध्य काल भी कहते हैं। रीतिकाल का समय 1650 से 1850 माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय 1700 से 1900 स्वीकारा है। ठीक है, 1700 से 1900 स्वीकारा है। रीतिकाल में श्रृंगार परक रचनाएं अधिक हुई हैं। देखिए 1900 के बाद अपना आधुनिक काल आ जाता है, गद्य। ठीक है, गद्य काव्य। ये 1700 से 1900 रीतिकाल, याद रखिएगा ये चीज़। 1665 ईस्वी से 1850 या 1700 से 1900 के बीच स्वीकारा है। इसका मुख्य कारण था तत्कालीन समय का परिवेश, राजा नवाब और सामान्य लोगों का वर्चस्व। तत्कालीन कवि भी काव्य रचना को अपने जीविकोपार्जन के रूप में स्वीकारते थे, अतः आश्रयदाताओं के अनुसार काव्य रचना करते थे। इस पोस्ट में रीतिकाल की संपूर्ण जानकारी
संपूर्ण जानकारी प्रदान की जा रही है। साथ में रीतकाल के कवियों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। तो रीतकाल के प्रमुख जो प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि रीतकाल जो था उस समय प्रमुख जो प्रवृत्ति थी, यानी क्या क्या प्रवृत्तियां थी उसके बारे में। तो रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित थी। पहला क्या था कि रीत निरूपण लक्षण ग्रंथों का प्रधानता श्रृंगारिकता, यानी जो रीत निरूपण था उसको लक्षण ग्रंथ का प्रधानता था, उसका श्रृंगार भी अपना रीतकाल के अंतर्गत ही आया। अब दूसरा था क्या कि अलंकारिक आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तीसरा था कि चमत्कार प्रदर्शन एवं बहुज्ञता। चौथा उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण, ब्रज भाषा की प्रधानता, भक्ति और नीति, मुक्तक शैली की प्रधानता और संकुचित जीवन दृष्टि, ये सब क्या थे तो रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां थी। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण, ये भी क्या था भक्ति काल की प्रवृत्तियां थी, नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग आधुनिक काल, ये लास्ट है आपका आधुनिक काल। तो आधुनिक काल जो ये युग चल रहा है 1900 से लेकर के अब तक जो चल रहा है ये आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि साहित्य जागरण के साथ जनता में सामाजिक राजनीतिक धार्मिक जागृति होने लगी थी। यानी जो आधुनिक काल में देखेंगे कि सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, धार्मिक विकास की जागृति भी होने लगी थी। विदेशी शासन के साथ साथ इस देश में अपने धर्म का प्रचार भी करने लगे थे। यानी विदेशी जो धर्म चल रहा था, यानी इसके पहले भक्ति काल तक, तो आधुनिक काल में विदेशी शासन के साथ साथ अपने देश का धर्म का भी प्रचार होने लगे थे। परंतु उनमें और इनमें अंतर केवल इतना ही था कि उनका प्रचार तलवार के जोर पर आधारित था, इनका बुद्धिवाद पर अपने अपने धार्मिक विचारों के प्रचार प्रसार खंडन मंडन के लिए पदयुक्त माध्यम नहीं था। ठीक है, अब देखिए प्राचीन काल में मुद्रण यंत्रों का प्रयोग अभाव में साहित्य की सुरक्षा के लिए पुस्तकें कंठस्थ की जाती थी। यानी जो पुस्तक थी वो कंठस्थ की जाती, याद की जाती थी, क्योंकि वहाँ मुद्रण यंत्रों का अभाव था। जो पद था वो पद की संगीतमय के कारण वह सरलता से याद हो जाता था। अंग्रेजों के साथ साथ इस देश में मुद्रण यंत्र भी आया, पुस्तकों का कंठ करना अनावश्यक समझा जाने लगा। यानी जो पुस्तक था उसको लोग क्या करते थे कि याद कर लेते थे, क्योंकि उस समय मुद्रण यंत्र नहीं था कि उसको मुद्रित करके लिख दिया जाए। ठीक है, तो लोग थे उस समय जो भी बुक रहता था उसको क्या करते थे, याद करते थे। जबकि अगर देखा जाए तो यद्यपि गद्य की परंपरा ब्रज भाषा तथा उसके पूर्व की भी, परंतु उसकी वास्तविक धारा जैन संपर्क स्थापित करने की भावना से प्रेरित होकर शासन की सुविधा के लिए अंग्रेज अफसरों के द्वारा प्रभावित की गई। लल्लू लाल तथा सदल मिश्र ने जॉन गिलक्राइस्ट के प्रेरणा से तथा मुंशी सदा सुख लाल और ईसा अल्लाह खान ने स्वतः सुखाए खड़ी बोली में प्रारंभिक गद्य लिखा। यानी प्रारंभिक गद्य कौन लिखा, किसने लिखा, यहाँ पर लल्लू लाल तथा सदल मिश्र यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये संविधान जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों, ये हिंदी का दूसरा वीडियो होगा। तो दूसरा वीडियो जो होगा वो संविधान और हिंदी, ठीक है, संविधान और हिंदी, भारतीय संविधान में स्वीकृत भाषाओं की सूची। तो भारतीय संविधान में जो भाषाओं की स्वीकृति है कितनी दी गई है इसको भी हम लोग देखेंगे। इसी क्रम में हम लोग जो भी हिंदी के हैं या ज्ञान नॉलेज एंड क्यूरिकुलम है, सेकेंड पेपर तो आपका समाप्त हो गया है, शैक्षिक तकनीक एंड आईसीटी जो ये बुक है ये तो टॉपिक समाप्त हो गया है। आप उस वीडियो का जो आईसीटी है इस टॉपिक के जितने वीडियो हैं 23 वीडियो हैं, इन 23 वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, आपका सेकंड पेपर वो तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें।